एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती है। जिस कॉलेज में वह लड़की पढ़ा करती है उसी के बाहर एक 40 साल की महिला चाय और समोसे की दुकान लगाया करती है। अब यहाँ पर एक दिन वह लड़की उस चाय और समोसे की दुकान पर जाती है और उस महिला से कहने लगती है कि क्या आप मेरे पिता से शादी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर जो चाय समोसे बनाने वाली महिला होती है वह एकदम पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है बेटी क्यों मजाक कर रही हो। लेकिन तभी वह लड़की कहती है कि चाची मैं पूरी तरह से सीरियस हूं और सच में मैं अपने पिता की शादी आपसे कराना चाहती हूं। इस बात को सुनकर वह महिला चुपचाप खड़ी रह जाती है और यहां पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह अपने पिता की शादी इस रेहड़ी लगाने वाली महिला से कराना चाहती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर एक पूनम नाम की लड़की रहा करती है, जिसके पिता काफी पैसे वाले हैं, उनके ढेर सारे बिजनेस चले हुए हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा उनके पास है। तो बेटी को बहुत बड़े कॉलेज में वो एडमिशन दिलाते हैं और वहां पर रहकर वह अपनी पढ़ाई कर रही है। लड़की का नाम पूनम होता है और पूनम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को किया करती है। अब एक दिन जब लंच के समय में वो सभी अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठने के लिए जा रही थी, तो उसी दौरान उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उनके कॉलेज के बाहर एक महिला चाय और समोसे बेचा करती है, तो क्यों ना उसकी दुकान पर जाकर नाश्ता किया जाए ताकि उसको भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके, क्योंकि उस महिला की उम्र लगभग 40 साल होगी। इसके बाद यहां पर वह अपनी सहेलियों से कहती है और सहेलियों को भी यह बात बड़ी अच्छी लगती है, कम से कम उसे कुछ फायदा हो जाएगा। इसी वजह से सभी सहेलियां मिलकर कॉलेज से बाहर निकलती हैं और वहां पर जो चाय और समोसे की रेहड़ी लगाया करती है महिला, उसके पास जाकर उससे चाय और समोसे मांगने लगती हैं। अब जब कविता कॉलेज की लड़कियों को देखती है तो एकदम से वह बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी अच्छी तरह से उनको चाय समोसा खिलाती है और हंस हंसकर उनसे बातें करती है। अब ये बातें या पूनम होती है उसके दिमाग में घुस जाती हैं और उसे लगने लगता है एक अपनापन सा उस महिला के अंदर। यहां पर सभी लड़कियां उससे चाची चाची कहा करती हैं और धीरे धीरे उसकी दुकान पर रोज रोज आने लगती हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर जो लड़की पूनम होती है वह काफी देर देर तक उस महिला कविता से बात किया करती है और बातों के दौरान उसे उसके जीवन के बारे में बहुत सारे ऐसे पहलू पता चलते हैं, जिन्हें पता चलने के बाद उसे उस महिला पर तरस आने लगता है। दरअसल यहां पर जो कविता होती है उसका एक इकलौता बेटा है और उस बेटे ने भी लव मैरिज कर ली है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहा करता है और यहां पर जो कविता है उसको उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो कविता के पास अब कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उसके पति की मौत तो काफी पहले हो चुकी है। तो इसी वजह से वह चाय समोसे की रेहड़ी लगाकर अपना समय व्यतीत कर रही है। इस पूरी कहानी को सुनाते हुए यहाँ पर जो कविता होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी यहाँ पर जो पूनम होती है करोड़पति बाप की बेटी, वह उसकी आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहने लगती है कि चाची कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तभी जो कविता होती है वो एक पल में अपने सारे दुख को दूर कर देती है और हंसते उससे कहने लगती है कि बेटी कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें कहां कौन सी कहानी सुना दी और तुम आराम से अपने चाय समोसे को एंजॉय करो। ऐसा कहकर वह मुस्कुराकर उसको चाय समोसे देती है और यहां पर कविता चाय समोसे खाने के बाद दोबारा से अपने कॉलेज में चली जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद जो पूनम होती है उसके दिमाग में चाची की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बाद वह उसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगती है। तभी एक दिन जब अपने घर पर शाम के समय आराम कर रही थी तो उसका पिता उसके पास आता है, जिसका नाम नीरज होता है, और वह कहने लगता है कि बेटी अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। अब इस बात को सुनकर पूनम, जो कि अभी अभी कविता के बारे में सोच रही थी, वह सोचने लगती है क्यों ना मैं पिताजी से ही पूछ लूं, क्योंकि यहां पर कविता के अंदर उसे अपनी मां दिखाई दिया करती है और अगर उसके पिता उससे शादी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी वजह से जो पूनम होती है वो एकदम से अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी क्या जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दे सकोगे। तो यहां पर पिता कहता है कि हाँ बेटी, मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और तुम जो चाहो वो मांग लो, उसी चीज को मैं तुम्हारे लिए हाजिर कर दूंगा। तभी यहां पर जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि पिताजी आपको वादा करना होगा और वादे से मुकरना नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह अपनी बेटी से वादा कर देता है, क्योंकि रुपए पैसों को उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बेटी जो भी मांगेगी वो चीज वो आसानी से हाजिर कर सकता है। तो इसी वजह से पिता वादा कर देता है और जैसे पिता वादा करता है तो अगले ही पल जो पूनम होती है वो उससे कहने लगती है कि पिताजी मैं चाहती हूं कि आप अब शादी कर लो, मुझे मां का प्यार देखना है। अब इस बात को सुनकर पिता एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, अब बुढ़ापे में भला मुझसे कौन शादी करेगा और मैं कैसे तुम्हारे लिए मां ला
सकता हूँ। लेकिन तभी बेटी कहती है कि पिताजी आपने वादा किया है ना, तो वादे को भूलो मत। तो उसके बाद पिता कहता है कि बेटी वादा तो मैंने किया था, लेकिन यह भी कोई मांगने वाली चीज होती है। ऐसा कहकर पिता हंसने लगता है और कहता है कि मेरी उम्र अब 40 साल हो गई है, तो मुझे अपनी लड़की कौन देगा जिसे मैं तुम्हारी मां बना सकता हूं। ऐसा कहकर पिता हंसी रहा था, लेकिन तभी बेटी कहती है कि उसकी आप चिंता मत करो, लड़की मैंने ढूंढ रखी है, बस आपको शादी के लिए हाँ बोलनी है। अब इसके बाद पिता इस बात को मजाक समझकर हाँ में सर हिलाता और कहता है कि ठीक है बेटी, मैं शादी के लिए तैयार हूं, और जब तुम बोलोगी जब मैं उस लड़की से मिल लूंगा और उसी से शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर पिता हंसते हुए वहां से चला जाता है, और जो यहाँ पर पूनम होती है वह बड़ी ही खुश हो जाती है। इसके बाद दूसरे दिन जैसे पूनम वहां से अपने कॉलेज जाती है, तो जैसे लंच होता है तो पूनम जो होती है वह सीधा कविता चाची के ठेले पर आती है, और वहां पर आकर एकदम उससे कहने लगती है कि चाची क्या आप मेरे पिता से शादी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर जो कविता चाची होती है वह भी एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि बेटी इस तरह के मजाक मुझसे मत करो, मैं वैसे ही काफी ज्यादा परेशान रहा करती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो पूनम होती है वो कहने लगती है कि चाची मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में ही बोल रही हूँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। मैं जब से आपके यहाँ पर आने लगी हूँ मुझे आपके अंदर अपनी माँ दिखाई दिया करती है, और इसी वजह से मैं अपने पिता से आपकी शादी कराना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कविता चाची होती है, चाय समोसे बेचने वाली, वह थोड़ी सी सीरियस होती है और कहने लगती है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, तुम्हारे पिता करोड़पति हैं और मैं रेहड़े पर चाय समोसा बेचा करती हूँ, तो हम दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी, और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो पूनम होती है वह जिद करने लगती है और कहती है कि आप इस बात की चिंता मत करो, वो सब इंतजाम मैं कर दूंगी, बस आप ये बताओ कि आप मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने प्यार के आंचल से ढक सकती हो क्या। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कविता चाची होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से बाहें फैलाकर पूनम को अपने गले से लगा लेती है। यहाँ पर जो पूनम होती है वह कहती है कि बताओ चाची क्या आप मेरे पिता से शादी करने के लिए तैयार हो। तो इसके बाद बच्चे की जिद समझकर जो कविता होती है वह भी इस बात के लिए हामी भर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, अगर ऐसी बात है तो बेशक से मैं तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पूनम कहती है कि ठीक है, एक दो दिन में मैं अपने पिता को अपने साथ ले आऊंगी और उसके बाद आप दोनों बातें कर लेना और फिर उसके बाद हम तुम्हारी शादी करा देंगे। ऐसा कहकर पूनम फिलहाल तो यहां से चली गई थी, लेकिन जैसे घर पहुंचती है तो उसके बाद अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी मैंने उस लड़की से बात कर ली है और वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है, बस आपको चलकर उसे देखना है। अब इस बात को सुनकर पिता और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक वह जिस बात को मजाक समझ रहा था उसकी बेटी तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद वह कहने लगता है कि बेटी तुम ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि हाँ पिताजी मैं सही कह रही हूँ और मैंने उस महिला से बात कर ली है और वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद पिता कहने लगता है कि बेटी देखो मजाक बहुत हुआ, मजाक इतना भी नहीं हुआ करता। लेकिन तभी बेटी कहती है कि पिताजी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ और आपने मुझसे वादा किया था तो आपको वादा पूरा करना होगा, वरना मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अब जब लाडली बेटी नाराज होती हुई दिखाई देती है तो उसके बाद पिता कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, बताओ कब चलना होगा। तो यहां पर पूनम एकदम से खुश हो जाती है और अपने पिता को गले से लगाकर कहने लगती है कि पिताजी आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो और आप जैसा कोई भी पिता नहीं हो सकता। इसके बाद पिता अपनी बेटी से कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मुझे कब जाना है और कहां पर मुझे लड़की देखनी है। तो उसके बाद पूनम कहने लगती है कि पिताजी आपको मेरे कॉलेज पर चलना होगा और वहीं पर आपको लड़की देखनी होगी। अब इस बात को सुनकर उसका पिता कहने लगता है कि क्या लड़की कॉलेज के लिए इकरार है। तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं पिताजी वो लेक्चरर नहीं है, वो तो हमारे कॉलेज के बाहर एक रेहड़ी पर समोसे और चाय बेचा करती है और उसी से मैं आपकी शादी कराना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी यहां पर जो पूनम होती है वो अपने पिता को कविता की पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह से उसका एक बेटा है, उसने लव मैरिज कर ली थी और उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहा करता है। वह तो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चाय समोसे का काम किया करती है, लेकिन देखने में वो काफी अच्छी है और उसके अंदर मुझे अपनी मां दिखाई दिया करती है, इसी वजह से मैं आपकी शादी उससे कराना चाहती हूं। अब यहां पर जो पिता होता है उसे कविता की कहानी सुनने के बाद थोड़ा सा दुख होता है और वो कहने लगता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा और कल सुबह ही चलकर हम लोग उससे बात करेंगे। इसके बाद बेटी बड़ी खुश हो जाती है और खुश होकर अपने घर में आराम करने लगती है। इधर यहां पर जो पिता होता है वह भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरे दिन सुबह सुबह वह अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कविता चाय और समोसे की रेहड़ी लगाया करती थी। आज जो पूनम थी वह कॉलेज नहीं आई थी क्योंकि उसे अपने पिता को कविता से मिलवाना था, तो इसी वजह से वह जब कॉलेज स्टार्ट हो जाता उस समय पर जाती है क्योंकि उस टाइम पर दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं हुआ करती। बाप बेटी दोनों उसी रेहड़ी पर पहुंच जाते हैं। कविता यहां पर कुछ काम कर रही थी अपना सर नीचे की तरफ करके और तभी उस गाड़ी से नीरज उतरता है, यानी कि पूनम का पिता, और वह उस रेहड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। पूनम भी उसके साथ साथ थी, लेकिन कविता को इस बात पर कोई भी गौर नहीं थी और यहां पर आकर जो नीरज होता है वह उस रेहड़ी के साइड में पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ
बैठ जाता है। अब इसके बाद जो पूनम होती है वह कविता चाची को आवाज लगाती है और जैसे ही कविता चाची पूनम की तरफ देखती है तो अपना सर ऊपर की तरफ उठाती है और तभी नीरज को उसकी शक्ल दिख जाती है। इस शक्ल को देखने के बाद नीरज को ये शक्ल जानी पहचानी सी लगती है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह एकदम से उसे पहचान जाता है और एकदम से कहता है कि कविता, तुम यहां पर क्या कर रही हो। अब इस बात को देखने के बाद जो कविता होती है वह नीरज की तरफ देखती है और नीरज को भी थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद वह भी उसे पहचान लेती है और कहने लगती है कि नीरज तुम हो क्या। तो उसके बाद नीरज की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और इधर जो कविता होती है उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। अब यह सब कुछ देखकर जो पूनम होती है, इस करोड़पति बाप की बेटी, वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और इन दोनों की आंखों में आंसू क्यों आ गए। तभी यहां पर जो पूनम होती है वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, आपकी आंखों में आंसू कैसे, क्या आप इनको पहले से जानते हो। तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि हाँ बेटी, मैं इसको पहले से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं तुम्हें बताया करता था ना कि एक लड़की से मैंने प्यार किया था, यही तो है वो लड़की जिसकी वजह से मैंने आजीवन शादी नहीं की है। अब इस बात को सुनने के बाद पूनम को भी समझ में आ जाता है कि उसके पिता की आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्योंकि पिता ने अपनी बेटी को बता रखा था कि उसने कभी किसी से प्यार किया था, लेकिन वो लड़की न जाने कहां चली गई और उसके बाद उसने कभी भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, उसका मन ही नहीं किया शादी करने का और उसके बाद वह ऐसे जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसके बाद यहां पर जो कविता होती है उसके आंसू को नीरज पहुंचता है और नीरज के आंसू को कविता पहुंचती है। यहां पर दोनों काफी दिनों बाद मिले थे तो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और पूनम के सामने ही एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। पूनम पीछे मुड़ जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी यहां पर दोनों इस बात को महसूस कर लेते हैं कि एक जवान बच्ची के सामने हम ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और यहां पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान जो नीरज होता है वह कविता से पूछने लगता है कि कविता, तुम कहां चली गई थी, पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। तो उसके बाद यहां पर जो कविता होती है वो कहने लगती है कि क्या करूं, मजबूरी ऐसी हो गई थी कि हम लोग वहां पर रह ही नहीं पाए जहां पर रह रहे थे। तो उसके बाद नीरज पूछता है कि क्या मजबूरी हो गई थी, मैं भी तो जानूं उस मजबूरी को। तो उसके बाद यहां पर जो कविता होती है वह बताती है कि जब मैं और तुम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उसी दौरान मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी और जब तुम वहां से छोड़कर दूसरी जगह पढ़ने के लिए चले गए थे तो उसके बाद मैं घर रहने लगी और घर वालों को इस बारे में पता चल जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले मेरी मां मुझ पर बहुत ज्यादा पिटाई लगाती है, पिता भी नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो उस जगह को छोड़कर किसी और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर मैं मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी को जन्म देती हूं, लेकिन माता पिता ने कहा कि इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दो वरना हमारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और उसके बाद माता पिता के कहे अनुसार एक 45 साल के व्यक्ति से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हमें एक बच्चा होता है और उस बच्चे के होने के लगभग 10 साल बाद ही मेरे उस पति की भी मौत हो जाती है और उसके बाद जो मेरा बेटा बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वह शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ अलग रहा करता है। मैं तो यहां पर चाय समोसे बेचकर अपना वक्त बिताया करती हूं और मुझे पता था कि तुमने मुझे ढूंढा होगा, लेकिन मैं अगर तुम्हें मिल भी जाती तो क्या मुंह दिखाती, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने यही ठीक समझा कि दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आया जाए, लेकिन किस्मत का खेल है, आज हम फिर से दोनों एक दूसरे के सामने हो गए। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो नीरज होता है वो पूछने लगता है कि वो बच्ची कौन से अनाथ आश्रम में तुमने छोड़ी थी। तो इसके बाद जो कविता होती है अनाथ आश्रम का नाम बताती है और यहां पर जो नीरज होता है जैसे उस नाम को सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सच में ही तुमने उस अनाथ आश्रम में छोड़ी थी। तो यहां पर कविता कहती है कि हाँ, मुझे भली बात याद है क्योंकि मैं ही उसे छोड़ने के लिए गई थी। इसके बाद जो नीरज होता है उसके पास एक फोटो होता है और उस फोटो को लेकर वह सीधा कविता के सामने कर देता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी पूनम का बचपन का एक फोटो खींचकर अपने पास रख रखा है, क्योंकि बचपन की जो पूनम की स्माइल थी वो स्माइल उसे काफी ज्यादा आकर्षित करती थी और इसी वजह से वह पूनम को अनाथ आश्रम से अपने गोद लिया था ताकि वह अपने जीवन में कभी भी परेशान ना रह सके, क्योंकि उसकी हंसी को देखकर वह बड़ा ही खुश हो जाता था। यहाँ पर कविता उस फोटो को पहचान लेती है और तभी यहाँ पर जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि यही है तुम्हारी और मेरी बेटी जिसे तुमने तो वहां पर छोड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे गोद ले लिया, क्योंकि जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही थी तो उसके बाद मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा। अब रुपया पैसा तो काफी था, माता पिता शादी के लिए बोला करते थे, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि छोटे भाई की शादी कर लो, वही काफी है और मैं तो ऐसे जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में अकेलापन मुझे काटने लगा, तो इसी वजह से एक अनाथ आश्रम से मैं इस बच्ची को गोद ले आया, क्योंकि वहां पर बताया गया था कि 4 दिन पहले यहां पर कोई इस लड़की को ऐसे छोड़कर चला गया है और ये लड़की काफी ज्यादा रो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इस लड़की को देखा तो उसके बाद ये एकदम से मुस्कुराई और इसकी स्माइल ने मुझे एकदम से पूरी तरह से खुश कर दिया। तो इसी वजह से मैंने इस लड़की को गोद ले लिया और इसको मैं पाल पोस रहा हूं। अब यह बात सुनकर जो पूनम होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसको पिता ने उसे बताया था कि उसने उसे गोद लिया है, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है कि वो सच में ही उनकी बेटी है और यहां पर उसकी असली
माँ भी यही चाची है जिससे वो चाय समोसे खाया करती थी। इसके बाद यहाँ पर पूनम के माता पिता दोनों मिल गए थे और पूरा परिवार एकत्रित हो गया था। तो पूनम खुशी खुशी अपने माता पिता की शादी कराती है और शादी कराने के बाद वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ दिनों बाद ये खबर उसके बेटे तक भी पता चल जाती है, जो कि उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम मोहित था। और जैसे उसे पता चलता है कि उसकी माँ की शादी एक करोड़पति व्यक्ति से हो गई है, तो उसके बाद वह भागा दौड़ा वहां पर आता है ताकि वह अपनी माँ का हक जताकर उनसे कुछ पैसे ऐंठ सके। लेकिन जैसे मोहित यहां पर आता है तो उसके बाद जो कविता होती है उसे धमका कर वहां से भगा देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने एक बार भी अगर मुझसे मां कहा तो तुम तो जोड़ू के गुलाम हो, तो अपनी पत्नी के पल्लू में सिमटे बैठे रहो और मुझसे कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये खबर चारों तरफ फैलती है तो लोग इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने दिनों बाद ऐसा कैसे कैसे हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।